कौन था? राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है। राजस्थान का, अब देखो राजस्थान की सभ्यताओं के अंदर अपन ने सभ्यताएं पढ़ी थी। जैसे अपन ने सबसे पहले तो कौन सी सभ्यताएं पढ़ी थी रे? पाषाणकालीन सभ्यताएं। कौन सी सभ्यताएं? पाषाणकालीन सभ्यता। ये सारा का सारा कालक्रम अपन ने समझा कि पहले पाषाण काल आया, फिर ताम्र पाषाण काल आया, फिर कांस्य युग आया, और कांस्य युग के बाद में लोह युग आया था। तो ये एक कालक्रम में इन सभ्यताओं का आपको पूछा जा सकता है। नीचे 4 सभ्यताएं दे देंगे और पूछेगा कि कौन सी ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, कौन सी लोह युगीन सभ्यता है, कौन सी पाषाण कालीन है ना। तो ऐसे भी पूछे जाते हैं। और पाषाण कालीन में अपन ने कई सारी सभ्यताओं के बारे में चर्चा की थी, है ना। जिसमें अपन चर्चा करें तो अपन ने एक तो चर्चा की थी भागोर के बारे में। भागोर के बारे में मैंने बताया था कि यह मध्य पाषाण कालीन स्थल था, और यहाँ से हमें लघु पाषाणिक उपकरण मिले हैं, यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं ना। और इसका जो उत्खनन है वो महासतियों के टीले से किया गया था। इसके पश्चात अपन ने पढ़ा था तिलवाड़ा के बारे में, है ना, जो कि बाड़मेर है। ये भी मध्य पाषाण कालीन स्थल बताया जाता है। यहाँ से भी लघु पाषाणिक और पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। इसके अलावा अपन ने यहाँ पर डीडवाना का भी नाम लिखा था अपने, और मैंने कहा था डीडवाना के अंदर एक सरोवर है जिसका नाम है सिंगी सरोवर। कौन सी सरोवर? सिंगी सरोवर। और यहाँ से भी हमें मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं ना। इसके अलावा देखा जाए तो अपना जायल का भी इन पाषाण कालीन स्थलों में नाम आता है। इसके अलावा देखा जाए तो बुड्ढा पुष्कर। कौन सा पुष्कर? बुड्ढा पुष्कर, है ना। और इस प्रकार से अपन देखा जाए तो जयपुर से भी कई जगहों से मिले हैं। अलवर के अंदर एक हरसोरा स्थान है, वहां से भी मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले। हरसोरा अलवर से भी, है ना। इसके अलावा इंद्रगढ़ बूंदी से भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा जयपुर से भी हमें कई स्थानों से साक्ष्य मिलते हैं ना। तो इस प्रकार अपने पाषाणकालीन कई सारे स्थल है। आपको सीधा पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का एक पूरा स्थल है जो पाषाण काल से संबंधित है, तो इनका आपको विशेष ध्यान में रखना है। और फिर पाषाण काल के बाद में देखा जाए तो मैंने कहा था कि मानव ने जो सबसे पहले धातु खोजी थी वो धातु कौन सी थी? ताम्र। तो फिर हथियार उपकरण औजार थे, उनमें पत्थर के साथ में पाषाण के साथ में ताम्र धातु का प्रयोग किया जाने लगा। इस कारण इस काल को क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल या ताम्र युगीन कह सकते हो। और ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताओं के अंदर अपन ने कई सभ्यताओं के बारे में चर्चा की थी, है ना। जिसमें अपन ने सबसे पहले चर्चा की थी गणेश्वर की। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता, जो कि हमारे नीम का थाना से मिली है। पहले ये सीकर जिले में थी, अब नीम का थाना नया जिला बन गया है ना। तो ये गणेश्वर सभ्यता आपको विशेष ध्यान में रखनी है, जो कि ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है ना। फिर अपन ने पढ़ी थी आहड़। कौन सी सभ्यता? आहड़। तो ये आहड़ भी कैसी सभ्यता है? ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। ये अपने राजस्थान के अंदर ताम्र पाषाण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो सभ्यताएं हैं तो वो कौन कौन सी है? एक तो गणेश्वर और एक आहड़ है। फिर 3 नंबर पर देखा जाए कौन सा काल आता है, ये दोनों अपन ने पढ़ ली थी। फिर 3 नंबर पर जो काल आता है उसे कहते हैं कांस्य युगीन युग। कांस्य युगीन सभ्यताएं या कांस्य युगीन सभ्यताएं। और इन कांस्य युगीन सभ्यताओं में आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, जो कि सबसे बड़ी सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता है, उस सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। और आपने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य है। और इसके अधिकतर जो नगर थे, जिनमें सामान्यतः 7 स्थल ऐसे हैं जिन्हें नगरों की संज्ञा दी जाती है ना। इनमें हड़प्पा हुआ, आपके मोहनजोदड़ो हुआ, राखीगढ़ी हुआ, कालीबंगा हुआ, धोलावीरा हुआ। इस प्रकार के 7 नगरों का जिक्र किया जाता है। बाकी अधिकतर जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे वो ग्रामीण सभ्यता में थे। नगरों को 7 ऐसे स्थल है जिनको नगरों की संज्ञा दी जाती है। और इन्हीं 7 नगरों में से सबसे महत्वपूर्ण नगर अपने राजस्थान से जो मिला है वो है कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। अब ये कालीबंगा क्यों महत्वपूर्ण बन जाता है? तो कालीबंगा से हमें ऐसे ऐसे साक्ष्य मिले और इस प्रकार की नगर नियोजन की संरचना मिली है, इस प्रकार का नगर मिला है जहां पर गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां बनाई हुई थी, है ना। सीवरेज सिस्टम था उस समय, पक्की ईंटों के मकान बने हुए थे। कई सारे सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्रमाण मिलते हैं। और इसी सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगा, हमारे चूरू के इतिहासकार हुए, चूरू के पुरातत्व विद्वान हुए, जिनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। क्या नाम है इनका? डॉक्टर दशरथ शर्मा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो भाई निश्चित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानियां थी, जुड़वा राजधानियां थी। भाई स्टुअर्ट पिगट ने लिखा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। तत्पश्चात अपने इस कालीबंगा की खोज हुई थी 1952 के अंदर।
और 1952 में खोज करने के पश्चात यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन करने के पश्चात यहाँ से भी बहुत बड़ा नगर नियोजन मिला, जिसके आधार पर दक्ष शर्मा कहते हैं कि ये जो कालीबंगा है ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। कौन सी राजधानी है? तीसरी राजधानी। और ये जो तीसरी राजधानी है ये हमारे राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुई है? हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त हुई है। ये एग्जाम में 50 बार सीधा सवाल पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता किस जिले से प्राप्त हुई है, तो क्या बताओगे आप? हनुमानगढ़। और आज हम इसी सभ्यता के बारे में विशेष बातें करेंगे, जिसका नाम क्या है? कालीबंगा। अब कालीबंगा शब्द पर अपन चले, देखो कोई भी आप टॉपिक पढ़ो तो सबसे पहले हमें उस टॉपिक के नाम का अर्थ पता रहना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो जो हमने हेडिंग लगाई है कालीबंगा पूरा स्थल, इस कालीबंगा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो काली का तो मतलब कहीं होता है छन्नो बनी काली, और बंगा बैंगल्स बोलते हैं हम इंग्लिश में, और पंजाब की साइड में चूड़ियों को बंगा बोला जाता है ना। तो यहां से हमें काली चूड़ियां मिली है। क्या मिली है? काली चूड़ियां। और इसी काली चूड़ियों के आधार पर इस स्थल का नाम क्या रखा गया था? कालीबंगा रखा गया था। वर्तमान में यह कहां पर है? तो हनुमानगढ़ के अंदर। कहां पर है? हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान, है ना। अब हाँ, शाब्दिक अर्थ पूछे जाए कालीबंगा शब्द का तो क्या बताओगे आप? काली चूड़िया। पहला तो अपना ये सवाल बनता है, छोटे मोटे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा कि कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो क्या बताओगे आप? काली चूड़िया। याद रह जाएगी। अब फिर इसके बाद में इसका जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है खोज। कि खोज इसने किसकी की, कब की गई थी? तो 1952 में की थी, और अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष। और किताबों में इनके लिए A.N. घोष लिखा हुआ मिलता है ना, तो कंफ्यूज मत होना, A.N. घोष आए चाहे अमलानंद घोष आए। अमलानंद घोष ने खोज की है किसकी? कालीबंगा की। ये भी आपके लिए एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा ना। अब इस खोज करने वाले में कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये अमलानंद घोष है जो जिसने कालीबंगा की खोज की, ये रटना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो शाब्दिक अर्थ तो क्या हो गया? काली चूड़िया। खोजकर्ता कौन हो गए? अमलानंद। और ये खोज कब की गई थी? 1952 में की गई थी। फिर आते हैं इसके उत्खननकर्ता। उत्खनन का मतलब समझते हो? उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना। खुदाई करने वाले कौन थे? तो खुदाई करने वालों में दो जनों के नाम विशेष आते हैं। हाँ, एक का तो नाम आता है ब्रजवासी लाल, BV लाल, ब्रजवासी लाल। इन्हें कई किताबों में BB भी लिखा हुआ मिलता है, कई किताबों में BV भी लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो ब्रजवासी लाल। फिर दूसरे आते हैं बालकृष्ण थापर। क्या नाम था इनका पूरा? बालकृष्ण थापर। और इनको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? BK थापर कहा जाता है। और इन्होंने ये जो उत्खनन किया था, ये किया था 1961 से लेकर 1969 के मध्य में, यानी 8 सालों तक ये दो जने यहाँ कालीबंगा के अंदर क्या करते हैं? खुदाई वाला कार्य करते हैं। और जब इन्होंने खुदाई की तो ये जो खुदाई की गई थी, ये कितने स्तरों तक खुदाई की गई थी? 5 स्तरों तक की गई थी। और इस तरह आप समझने लग गए होंगे, है ना। जैसे पहला स्तर ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा और पांचवा। इस प्रकार से इस समय के अलग अलग स्थल हमें मिले। अब ये जो नीचे वाले दो स्तर है, ये तो हैं हड़प्पा से पहले के, प्राक हड़प्पा आप इन्हें बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्राक हड़प्पा। समझे? प्राक हड़प्पा को मतलब, प्राक को मतलब वो पहले, हड़प्पा भी पहले। हड़प्पा से पहले का मतलब क्या हो गया कि ये जो कालीबंगा का हड़प्पा सभ्यता है वो इस 2600 से 1900 के मध्य थी। तो प्राक हड़प्पा, हड़प्पा से पूर्व, यानी कि 2600 ईसा पूर्व से पहले के भी हमें यहाँ इन दो स्तरों से प्रमाण प्राप्त होते हैं, प्राक हड़प्पा। और ये जो तीन है, ये तीन स्थल हड़प्पा कालीन माने जाते हैं। किस काल के माने जाते हैं? हड़प्पा कालीन। यानी 2600 से लेकर 1900 के मध्य के जो स्तर है वो ये तीन है। और ये जो वाला पांचवा स्तर है ना, इस पांचवें स्तर से हमें उत्तर हड़प्पा के भी प्रमाण मिलते हैं। उत्तर हड़प्पा को मतलब समझे? यानी कि इस 1900 ईसा पूर्व के बाद के भी हमें प्रमाण मिलते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे आप हड़प्पा सभ्यता भी कहते हो, इस हड़प्पा सभ्यता से पहले की जो सभ्यता थी कालीबंगा में, उसके भी प्रमाण मिलते हैं। और हड़प्पा और सिंधु घाटी के बाद में जो सभ्यता थी उसके भी हमें प्रमाण मिलते हैं, इसलिए इसे उत्तर हड़प्पा भी लिखा है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान का वह पूरा स्थल कौन सा है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता से पहले, सिंधु घाटी सभ्यता के समय के और सिंधु घाटी सभ्यता के समय के बाद के भी प्रमाण मिलते हैं, वो कौन सा हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। याद रह जाए बात। 5 स्तरों तक उत्खनन किया गया है। अमलानंद
घोष ने इसकी 1952 में खोज की। 1961 से 69 के मध्य बीके थापर और बीवी लाल ने यहाँ पर उत्खनन किया। ये सीधे साक्ष्य 50 बार पूछे जा चुके हैं। और फिर जो अगला सवाल एग्जाम में आपको पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ये जो कालीबंगा ये किस नदी किनारे से प्राप्त हुआ है? तो ये गग्गर नदी के किनारे से प्राप्त हुआ है। किस नदी के किनारे से? गग्गर नदी। अब गग्गर नदी के बारे में भी हम चर्चा करें तो आपको पता होगा कि ये जो गग्गर नदी है ये अपने कालका की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियां? कालका की पहाड़ियां, जो कि कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। यहाँ पर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है माना पर्वत। कौन सा पर्वत? माना पर्वत। यहाँ इस माना पर्वत से इसका उद्गम होता है। प्रारंभ में अगर प्राचीन समय की बात करें तो इतिहासकार कहते हैं कि इस माना पर्वत से ही सरस्वती नदी का उद्गम हुआ करता था। और ये जो गग्गर है, जिसे आप कहीं किताबों में द्वेषद्वती भी नाम सुनते हो, ये गग्गर, ये द्वेषद्वती है, वो सरस्वती की ही एक शाखा मानी जाती है ना। तो किस नदी के किनारे से मिला है? गग्गर। गग्गर की जगह नाम गग्गर ना आए तो कौन सा नाम ध्यान में रखना है? द्वेषद्वती, है ना। ये भी आपको नाम ध्यान में रखना, द्वेषद्वती नाम आए चाहे गग्गर नाम आए, चाहे ऐसे नाम आ जाए सरस्वती नदी। ऑप्शन में गग्गर नहीं है तब आप समझ जाना कि सरस्वती की ये एक धारा है तो सरस्वती वहां करना है। अगर ऑप्शन में गग्गर है तो आपको गग्गर ही सही करना है। अब गग्गर की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या? तो इसे राजस्थान का शोक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? शोक को मतलब समझो, हाँ, जबकि तकलीफ देवे, है ना। और जब भी हिमाचल की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होती है तो कहते हैं कि अपने ये हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर ये बाढ़ ला देती है। और फिर ये जब बरसाती नदी बन चुकी है, वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला के मायने विलुप्त हो जाएगा। अभी अपने पिछले जो मानसून चला था उस मानसून के दौरान हनुमानगढ़ जिले में बाढ़ आई थी, सूरतगढ़ में बाढ़ आई थी। और फिर ये पाकिस्तान के अंदर एक जगह है फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास पर जाकर ये विलुप्त हो जाती है ना। तो राजस्थान के किन 2 जिलों में इसका प्रवाह है? हाँ, इन 2 ही जिलों में प्रवाह है। शायद अब अनूपगढ़ भी हो सके, है ना। अनूपगढ़ आ जाएगा, सूरतगढ़ अनूपगढ़ में है ना। हाँ, तो 3 जिले हो जाएंगे अब इसके, है ना। तो वो भी आपको विशेष से ध्यान में रखना है। राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है? और राजस्थान की नॉर्मल बात होता है नदियां में पड़सू, नदियां कहीं पड़सू, है ना। तो गग्गर ध्यान में रखना। गग्गर के किनारे से कौन सा स्थल मिला है? कालीबंगा, है ना। और मैंने आपको यह भी कहा था कि जितने भी स्थल है वो किसी ना किसी नदी के किनारे ही अपने को प्राप्त हुए। और नदी के किनारे क्यों प्राप्त होते हैं? तो मैंने कहा था कि जल है तो जीवन है। बिना जल के तो आप करोगे क्या किसी जगह पर रहकर अपना ठिकाना बनाकर? मान लो कि थे ताकि कोई नई ढाणी बसाओ, मान लो ना घरों समाज निकालो दे दियो, आप गे प्रया आगे गया दौरा दिखा तो आप बटिया आप नियो ठिकाना बना से, जड़ कोई तालाब हुए या फिर कोई कुओं हुए या फिर बट अपन यहाँ लगे कि आप पानी और निकाल सका तो भी जगह पर आप अपना ठेडो बना से, बिना पानी का तो कर सके यहाँ पर, है ना। तो जितने भी पूरा स्थल मिले वो सब के सब कहाँ से मिले? किसी ना किसी नदी के किनारे से मिले, है ना। अब देखो इस कालीबंगा के बारे में हम चर्चा करें तो देखो खोज तो किसने कर ली थी? अमलानंद घोष ने कर ली थी। लेकिन अगर ये पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि आप ये बताइए कि अमलानंद घोष द्वारा खोज करने से पूर्व इस कालीबंगा स्थल के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दी थी? तो ध्यान रखना, एक इटली के नागरिक का नाम आता है और उस नागरिक का नाम है एलपी टेस्सिटोरी। क्या नाम है? एलपी टेस्सिटोरी। और ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली के उदिने गांव के रहने वाले थे। इटली के उदिने गांव में इनका जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद में लगभग 20-22 साल के बाद पश्चात ये भाषा शास्त्र के अंदर काफी विद्वान थे। तो अपने भारत में इस समय जो कि साहित्य पर अपना शोध कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, जिनका नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को 1-2 की और जरूरत थी। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के आग्रह पर भारत कौन आया था? एलपी टेस्सिटोरी आया था। कुछ समय वहां कलकत्ता रहा। कलकत्ता रहने के पश्चात ही अपने आता है राजस्थान। कहां पर आया? राजस्थान पहुंचते हैं। अब राजस्थान के अंदर इनको साहित्य का अध्ययन करना था। अब राजस्थान के अंदर जो किताबें लिखी गई है वो क्या अंग्रेजी में लिखी गई? कौन नहीं, पुराना साहित्य है। आपने डिंगल पिंगल का मान डिंगल शैली के अंदर लिखा गया, मारवाड़ी में लिखा गया। तो मन तो आप बताओ वो टेस्सिटोरी पढ़ लेगी भी साहित्य, कौन पढ़ सके? तो कहते हैं कि इसने सबसे पहले अपने जोधपुर के अंदर, कहां पर? जोधपुर के अंदर अपने एक पंडित जी थे जिनका नाम था पंडित रामकरण आसोपा। क्या नाम था? पंडित रामकरण आसोपा। और ये बहुत ही बड़े साहित्यकार हैं पंडित रामकरण आसोपा, जिनका संबंध कहां से है? जोधपुर से। ये पंडित रामकरण आसोपा का नायो और बैडो अटार बेट सिक्की काई आंकन डिंगल। ये डिंगल क्या है? तो ये डिंगल है मारवाड़ी जो लिखी जाती है वो डिंगल शैली में लिखी जाती है ना। देखो अपने राजस्थान के अंदर 2 शैलियां आएगी। आप जब कला संस्कृति पढ़ोगे ना तो राजस्थान के अंदर विशेषतः 2 शैलियां आपको
बताई जाएगी भाषा साहित्य के अंदर। यहाँ आपके मध्य से अरावली निकलती है, इधर वाला जो है वो अपने मारवाड़ कहलाता है, मारवाड़ है। अब यहाँ पर जो साहित्य लिखा जाएगा वो सारा का सारा साहित्य किस शैली में लिखा जाएगा, डिंगल के अंदर। और इधर वाला जो साहित्य वो किस शैली में लिखा जाएगा, पिंगल के अंदर। पिंगल क्या है, तो पिंगल के अंदर थोड़ा बहुत ब्रज भाषा का प्रभाव आता है। किस भाषा का, ब्रज भाषा। जैसे आपने किताब का भी नाम सुना होगा, पृथ्वीराज रासो, सुना है? वो पृथ्वीराज रासो इसी पिंगल में लिखी गई है ना, जो कि चंद्रप्रदाय ने लिखी थी। इसके अलावा डिंगल के बारे में उदाहरण ले तो मैंने आपको बताया था नैन श्री ख्यात, है ना, अपने मारवाड़ के महाराजा थे, महाराजा जसवंत सिंह जी, उनका दरबारी विद्वान था नैनसी। और इस नैनसी ने पूरे मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास लिखा है, जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने, नैन श्री ख्यात। और इस प्रकार के और कई सारे ग्रंथ है जो कि डिंगल में लिखे गए। तो अभी तो आप इतना ध्यान रखना, डिंगल और पिंगल क्या है, तो ये अपने राजस्थान के अंदर साहित्य लेखन की शैलियां है ना। डिंगल तो मारवाड़ी और पिंगल तो अपने पूर्वी राजस्थान की भाषा जिसमें ब्रज भाषा का प्रभाव नजर आता है, वो पिंगल कहलाती है। बात समझ में आई? तो यहाँ एलपी टेसिटोरी जोधपुर में पंडित रामकरण आसोपा के पास पहुंचते हैं और कौन सी शैली सीखते हैं, डिंगल। और यहाँ जोधपुर से सीखने के पश्चात ये चले गए थे बीकानेर। कहाँ चले गए, बीकानेर। और बीकानेर में इसमें महाराजा थे जिनका नाम था गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह, जिन्होंने 1927 में गंगा नहर का निर्माण करवाया था, जिसे 1950 में राजस्थान नहर नाम दिया गया था, जिसे 1984-85 के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम दे दिया गया था ना। तो वो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसका जो बेस है, जो आधार है, वो 1927 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने डाला था ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के यहाँ पहुंचे थे कौन, एलपी टेसिटोरी। और एलपी टेसिटोरी को यहाँ पर चारण साहित्य का कार्य सौंपा गया था। कौन सा साहित्य पढ़ने के लिए, चारणों ने जो साहित्य लिखा था, इस साहित्य का पढ़ने का कार्य किनको सौंपा गया था, एलपी टेसिटोरी। और एलपी टेसिटोरी इसी साहित्य के अध्ययन के दौरान पहुंचते हैं हनुमानगढ़ में। ये जो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ है, चूरू है, बीकानेर है, ये उस समय की बीकानेर रियासत हुआ करती थी। कौन सी रियासत थी ये, बीकानेर रियासत हुआ करती थी। और उस बीकानेर रियासत में ये चारण साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। इसी दौरान ये कहाँ पहुंचे, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ में इनको एक टिल्ला नजर आया। क्या नजर आया, टिल्ला। इस टिल्ले के चारों तरफ तो समतल भूमि थी, जबकि ये समतल भूमि के मध्य में ये टिल्ला था। तो उस समय एलपी टेसिटोरी ने यहीं पर कह दिया था कि हो ना हो इस टिल्ले के नीचे कोई ना कोई प्राचीन सभ्यता दबी हुई है। लेकिन उस समय एलपी टेसिटोरी खुद पुरातत्व विद्वान तो थे नहीं। उन्होंने उस समय के जो अपने अलेक्जेंडर कनिंगम तो कहना चले गया, उस समय के थे अपने क्या नाम अभी को, हाँ, सर जॉन मार्शल से भी बातचीत की थी, लेकिन उस समय इतना उत्खनन नहीं किया गया था, क्योंकि वो उस समय फंसे हुए थे उधर अपने पाकिस्तान, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में लगे हुए थे। तो उस समय इधर कालीबंगा में कोई ध्यान नहीं गया। तो अगर आपको एग्जाम में यह पूछा जाए कि सर्वप्रथम कालीबंगा की जानकारी किसने दी, तो सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन थे, एलपी टेसिटोरी थे। और खोज किसने की थी, तो अमलानंद घोष ने की थी। और उत्खननकर्ता कौन थे, तो बीके थापर और बीवी लाल थे। ये चारों पांचों नाम है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। शाब्दिक अर्थ ध्यान में रखना है, इसके अलावा नदी का ध्यान में रखना है, थोड़ा बहुत इन टेसिटोरी जी के बारे में ध्यान में रखना। टेसिटोरी जी तो बीकानेर में अता रम गया कि बीकानेर ने आपकी कर्म भूमि बना ली, कर्म स्थली कह सको। और अटी भाईडो बीकानेर में सल्ट्यो, एक कब्र है निबा भी कट है, बीकानेर में ही है। अरे आंका बाड़ा को नहीं, आंका दफनावे, ईसाई धर्म में दफनावे तो आगे समाधि के दियो, कब्र के दियो, चाहे मजार के दियो, बाकट है, बीकानेर का मायने है ना। आप पढ़िया कला संस्कृति पढ़िया, राजस्थानी भाषा और साहित्य पढ़ेंगे, तब आपको एलपी टेसिटोरी, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ये वापस आएंगे वहां पर। अभी तो आप इतना ध्यान में रखो कि सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी कालीबंगा की, एलपी टेसिटोरी ने दी थी। अब देखो यहाँ से हड़प्पा से पहले के भी कई सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, हड़प्पा के समय के भी कई सारे साक्ष्य प्राप्त हुए। अगर इनको अलग अलग करके पढ़े तो कैसा तक बात है जैसी, है ना, कि अलग अलग करी पढ़ावा बताओ। हाँ, चलो पहले प्राक हड़प्पा के बारे में चर्चा करते हैं कि यहाँ से प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले के जो नीचे वाले दो स्तर मिले, वहां से क्या क्या सामग्री मिली है। तो ये जो प्राक हड़प्पा के जो हमें प्रमाण मिलते हैं निचले पहले और दूसरे स्तर से, यहाँ से जो भवन मिले प्राक हड़प्पा कालीन, जो यहाँ से हमें भवन मिले हैं, इन भवनों का निर्माण है वो कच्ची ईंटों से किया गया था। कैसी ईंटों से,
अब आप कहोगे सर जी पक्की ईंटा तो तवा थे सिंधु घाटी में, लेकिन ये सिंधु घाटी से पूर्व के भवन है, और यहाँ से ये जो भवन है वो कैसी ईंटों के मिले, इसलिए ध्यान रखना कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है कालीबंगा को? दीनहीन की बस्ती कहा जाता है। तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि दीनहीन की बस्ती निम्न में से किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो क्या बताओगे आप? कालीबंगा। कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती क्यों कहा जाता है रे? हाँ, यहाँ से हमें जो भवन मिले हैं, मकान मिले हैं, वो कच्ची ईंटों से बने हुए हैं, और कच्ची ईंटा गरीब आदमी लगा हुआ है। गरीब को मतलब हुआ दीन हीन की बस्ती, जगन की कोनी बी की बस्ती किन के है? तो कालीबंगा को कहा जाता है। फिर इसी प्राक हड़प्पा कालीन स्थल से, जो कि कालीबंगा से हमें निचले 2 स्तर मिले, यहाँ से हमें जूते हुआ खेत मिला, जूते हुए खेत के प्रमाण। किसके प्रमाण मिले? बायडो खेत। आप मारवाड़ी में कहीं बोल सके बायडो खेत। आप बाया करा मानसून के शुरुआत होने से पूर्व हम यहाँ पर क्या करते हैं? आप खेत बावा, और खेत बाया बाद में 3-4 महीना अपने फसल हुआ, पचापा निनाण करा, सब कुछ करा, कटाई करा, पचे दिवाली में पहले भी सल्टावा, और चौका रुपया ले रहा, वापस दिवाली का फूल उड़ावा, और पचा कोई ब्याह मार दिया ना, सवा बयान लगा दिया, है ना। पचा अपना लाग जावा मड़, लाग बढ़ाया तो तारीख को, और मड़ लागते हैं आपने ब्याह शादी या जगह बढ़िया कामों बन रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि अब मावट को टाइम है, नई खेती करनी है। तो आप अभी मड़ा के 1 महीना में बढ़िया खेती कर लिया, बी के बाद 5 चालू हो जैसे पछोड़े कर जाता आपा बा भी ध्यान है जो पाड़ ले से आपका। हाँ, आपने तो नहीं एक ही टाइम हो, लेकिन राजस्थान का पूर्वी राजस्थान है, वहां पर आपने 3 टाइम खेती किया करे ना। तो यहाँ से जो जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, बायोडो खेत मिले, वो भी एक गजब तरीका बायोडो। ये जो खेत था वो ग्रिड पद्धति में था, इस प्रकार से यहाँ बायोडो खेत क्रॉस कमाए, और ये एक लाइन में चना, दूसरी लाइन में सरसों, है ना। तो दोहरी खेती के प्रमाण मिले यहाँ से। कैसे खेती के प्रमाण मिले? दोहरी खेती के प्रमाण। और दोहरी खेती का मतलब है कि यहाँ पर 2 फसलें बोई जाती थी, जिनमें एक तो थी चना और दूसरी कौन सी थी? सरसों। तो यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से राजस्थान का वह पूरा स्थल जहां से चना एवं सरसों या दोहरी खेती के प्रमाण मिलते हैं, तो क्या बताओगे आप? कालीबंगा से मिलते हैं, है ना। और इसके अलावा और यहां से देखा जाए तो यहां से एक बेलनाकार तंदूर मिला है। कैसा तंदूर मिला? बेलनाकार तंदूर की भी प्राप्ति हुई है। अब हो ना हो कि मैंने कहीं पकाता होला की न की, तो जरूर पकाता होला। आपको यह पूछा जा सकता है कि निम्न में से राजस्थान का वह पूरा स्थल कौन सा है जहां से प्राक हड़प्पा कालीन बेलनाकार तंदूर की प्राप्ति हुई है? तो क्या बताओगे भाई आप? कहां से हुई है? कालीबंगा से हुई है। तो सामान्यतः ये 3-4 बातें हैं जो कि हमें हड़प्पा के बारे में ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा हड़प्पा कालीन साक्ष्यों के बारे में हम चर्चा करें तो हड़प्पा कालीन से पूर्व 1-2 बातें और बताना चाहता हूं कि यहाँ से ये जो भवन मिले हैं ना, इन भवनों में दरारें आई हुई थी। भवनों में क्या आई हुई थी? भवनों में दरारें आई हुई थी। देखियो था मकान में भी दरार आई देखियो रीते कभी, है ना। अगर ठेकेदार आपने ढोल को होना दरारा 80 6 महीना 1 साल बाद गवाए आवे को नहीं आवे। थे मार्केट देखी जो के डीडोना जगह आपा थपी मार्केट बनेड़ा बामियां दरार आ रखे चौड़ी चौड़ी, है ना। बात तो चलो ठीक है, बना बड़ा की गलती है, लेकिन जहां आतों की बोली जगह है, आपा काल सुबह आवा और एक 2 अंगला जाओ दरार दिखे, अन्य दरार दिखे, सड़क पर दरार दिखे, तो मतलब कहीं ही होट भूकंप आयो, कहीं आयो भूकंप आयो। और इतिहासकार जब यहाँ पहुंचे और इन भवनों में दरारें देखी तो क्यों हो न हो अठ भी कहीं आयो है, भूकंप आया हुआ है। तो भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले? ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, प्राचीनतम प्रमाण। तो क्या बताओगे आप? कहां से मिले? कालीबंगा से मिले। जूते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले? तो वो भी कहां से मिले? कालीबंगा से मिले, है ना। भूकंप के प्रमाण, जूते हुए खेत के प्रमाण, दोहरी फसल के प्रमाण या दोहरी खेती के प्रमाण, या ग्रिड पद्धति। इस पद्धति को क्या बोलते हैं? ग्रिड पद्धति अथवा जाल पद्धति भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति में जुते हुए खेत के प्रमाण ऐसे भी पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? कालीबंगा से मिले, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो अपन ऊपर के जो 3 स्थल है जिन्हें आप हड़प्पा कालीन बोलते हो, कौन से स्थल? हड़प्पा कालीन जो स्तर है, इन स्तरों से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे वो सब के सब नगर है वो कितने भागों में बटे हुए थे? 2 भागों में बटे हुए थे। पहला भाग तो कौन सा था? कौन सो बताओ?
वो कौन सो टिल्लो है, वो कौन सो टिल्लो है? सिंधु घाटी पढ़ो ना। हाँ वो तो है पश्चिमी टिल्ला। हाँ और ये कौन सा है? पूर्वी टिल्ला। देखो इनकी कुछ विशेषता ध्यान में रखना दो टिल्लों के अंदर। ये जो पश्चिमी टीला था ये पूर्वी टीले की अपेक्षा थोड़ा चबूतरे पर बना हुआ था, ऊंचो हो। पूर्वी टीला की अपेक्षा ऊंचा था, इसलिए इसे ऊपरी टीला बोलते हैं। कौन सा टीला? ऊपरी टीला। ये इस टीले की अपेक्षा ये नीचे था, इसलिए इसको बोला जाता है निचला टीला। निचला टीला, पश्चिमी टीला, ऊपरी टीला। यहां पर दुर्गीकरण किया हुआ रहता था। दुर्गीकरण का मतलब समझते हो? परकोटा। हाँ दुर्ग भी था और साथ में क्या था? दुर्गीकरण किया हुआ था, परकोटा बनाया हुआ था, इसलिए इसे कहा जाता है दुर्ग टीला। कौन सा टीला? दुर्ग टीला। और ये दुर्ग टीला है जो ऊपरी टीला है, जो पश्चिम में थोड़ा अपेक्षाकृत ऊंचा बना हुआ है। तो भाई उनकी जगह कौन रही? पिछड़ा लोग रहे, व्यापार रहे। अब यहाँ पर राजा था क्या नहीं था वो हमें जानकारी नहीं मिलती। हाँ यहाँ पर इस पश्चिमी टीले पर कौन सा वर्ग रहा करता था? शासक वर्ग, या हम कह सकते हैं पुरोहित रहा करते थे, या हम कह सकते हैं कि वह व्यापारी जो कि उस समय अपने बाजार के अंदर उनका एकाधिकार, वह व्यापारियों का जो निवास था वो किस टीले पर था? पश्चिमी टीले पर। जबकि ये जो पूर्वी टीला था यहाँ पर नगर बसा हुआ था, ठगामा के साथ लोग कट रहता। ये पूर्वी टीला कमाए ये वास्ते कौन सो टीलो बोलिया करे, इसे नगर टीला भी कहा जाता है। अब यहाँ से अलग अलग चीजों के अलग अलग हमें प्रमाण प्राप्त हुए, वही अपने को आगे विशेषता ध्यान में देना है। अच्छा आपको यह पूछा जाए कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे, ये तो सारी पढ़ी होगी आपने कि सड़कें वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है ना? अभी पढ़ी होली। देखो कुछ इस प्रकार से बसे हुए थे ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगर, है ना? यहाँ नापा और बना सका। हाँ ये जो चौराहे हैं ये एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं? 90 डिग्री। तो ये समकोण पर सड़कें काटती हुई थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी गंदे पानी की निकासी के लिए? नालियां। लेकिन मोहनजोदड़ो से तो पक्की ईंटों की बनी हुई नालियां मिली है। लेकिन यहाँ कालीबंगा की विशेष बात क्या है कि ये जो नालियां थी वो किससे बनी हुई थी? लकड़ी से बनी हुई थी। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि लकड़ी की नालियां कहाँ से मिली है, तो क्या बताओगे आप? कालीबंगा से मिली है। लकड़ी की नालियां कहाँ से मिली है? कालीबंगा, है ना? अच्छा फिर ये पूछा जाए कि कालीबंगा जो हड़प्पाकालीन नगर है यह कितने खंडों में विभाजित था या कितने भागों में विभाजित था, तो क्या बताओगे? 2 भागों में विभाजित था, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, नगर टीला, दुर्ग टीला, है ना? सामान्य जनता निवास करती थी, इधर शासक वर्ग निवास किया करता था। यहाँ पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी, ये भी आपको ध्यान में रखना। और सड़कों के किनारों पर ये नालियां बनी हुई थी जिनमें लकड़ी का प्रयोग किया गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ से और क्या मिलते हैं। तो यहाँ जब अपन ने उत्खनन किया तो अपने को एक कंकाल मिला, एक खोपड़ी मिली। क्या मिली? यहाँ से अपने को एक खोपड़ी मिली। और इस खोपड़ी पर जब देखा गया तो पता चला कि इस खोपड़ी में तो कितने छिद्र हैं? 6 छिद्र हैं। अपन अभी खोपड़ी ले बैठे या कसा दे और देखियो यार इनके खड्डा तो भरीज गया, के खड्डा तो कहीं यहाँ ऑटोमेटिकली भरीज गया। और कुछ खड्डा जगह आधा भरीज गया, कुछ बिल्कुल भी कौन भरीज गया। अपना भाई विद्वान आ जगह बिके लाल बेवी थापर ऐसा बैठे आकाशा टाइम तक बैठे और क्यों कि यार कहीं करियो लो को ना के हो न हो 6 खाटा वो लाद मतलब तो ये मन लागे को कटी न कटी ऑपरेशन करियो, कहीं करियो को ऑपरेशन करे। वो ऑपरेशन फेल हो गई बात अलग है, लेकिन करेडो कहीं हो ऑपरेशन। और ऑपरेशन ने चिकित्सा भी ना पाए हिंदी में कहीं बोलिया करा शल्य चिकित्सा। तो आपको सीधा सवाल तो ये पूछा जा सकता है कि बच्चे की एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र किए हुए हैं, यह किस पुरा स्थल से मिली है, तो क्या बताओगे आप? तो कालीबंगा से मिली है। अच्छा यह पूछा जाए कि राजस्थान का वह पूरा स्थल जहां से शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, तो क्या बताओगे? तो भी क्या बताना आपको? कालीबंगा बताना है ना। इसके अलावा और अपन चर्चा करें तो यहाँ भवन तो कच्चे ईंटों के बने हुए थे, लेकिन यहाँ एक मकान मिला है, एक भवन मिला है। उस भवन के अंदर जो फर्श था, आंगणो जगह नापा बोलिया अगर आंगणो भी आंगणा के माइन टाइला को प्रयोग करेडो। हाँ किसका प्रयोग किया गया था? अलंकृत ईंटों से बना फर्श मिला है। यहाँ से क्या मिला है? अलंकृत ईंटों से बना फर्श मिला है। और यह भी एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि अलंकृत ईंटों से बना। अलंकृत को मतलब है कि थोड़ी सी डिजाइन ना मांडी डी रहे वहां के ऊपर,
ईंटा के ऊपर, है ना। जैसे अपन पढ़ते हैं चनूदड़ों से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह वाली ईंट मिली है ना। तो उस प्रकार की ईंटें मिली हैं जिनमें अलग अलग आकृतियां उत्कीर्ण थी और वह कालीबंगा के फर्श में प्रयोग की गई थी। इसी के आधार पर इतिहासकार क्या कहते हैं कि कालीबंगा के भवन के निर्माण के अंदर हमें जो फर्श मिला है वो फर्श कैसी ईंटों से बना हुआ मिला है, अरे तो अलंकृत ईंटों से बना हुआ फर्श मिला है। इसके अलावा देखा जाए तो यहीं से हमें पास से कुछ अग्निकुंड मिले। क्या मिले हैं? अग्निकुंड। और ये एक दो नहीं मिले हैं बल्कि कितने मिले हैं? 7 अग्निकुंड मिले हैं। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बनवाली से भी यज्ञ ये अग्निकुंड मिले। इसके अलावा आपके उधर गुजरात के अंदर एक स्थल और है लोथल से भी ये अग्निकुंड मिले, कालीबंगा से भी ये अग्निकुंड मिले, है ना। लेकिन अगर ये पूछा जाए, जैसे एक बार किसी एग्जाम में शायद फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया था कि 7 अग्निकुंड किस पुरास्थल से मिले हैं, तो वो कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। और इन अग्निकुंडों को देखकर तो हमें यही लगता है कि हो ना हो उस समय के भी जो लोग थे वो अपने कर्म कांडों में कहीं ना कहीं व्यस्त रहा करते थे। जैसे आपने मोहनजोदड़ो पढ़ोगे तो आप मोहनजोदड़ो में आपको पढ़ने को मिलेगा कि वहां से एक विशाल स्नानागार मिला है। क्या मिला है? विशाल स्नानागार मिला है, जो कि 39 बाई 23 बाई 7 फीट उसकी साइज थी। और ये जो स्नानागार है, विशाल स्नानागार है, जिसे आपकी भाषा में स्विमिंग पूल किया करो। इतिहासकारों ने जब देखा तो कहा कि यार हो ना हो इस विशाल स्नानागार में लोग तभी आते थे जब यहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था। और आज आपने सापेक्ष देखा तो अपन यहाँ लगे कि यार हो ना हो ये अंतिम संस्कार करया बाद में बटाता, क्योंकि उस स्नानागार के आसपास में हमें कपड़े बदलने के कमरे मिले, कुएं मिले, कई सारी चीजें मिली है। तो हो ना हो दाग के बाद में सगड़ा साता नया करे बड़ थोड़ी बहुत पूजा होया करे शायद भी स्नानागार में कराता होला, है ना। तो उसके आधार पर ये कहते हैं कि वहां पर धार्मिक अनुष्ठान था। और यहाँ से इन अग्निकुंडों का मिलना भी हमें कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि कालीबंगा के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। बात समझ में आई? इसके अलावा अगर हम ये देखें कि व्यापार के क्या प्रमाण मिलते हैं, तो अपने हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय हमारे विश्व में भी कई अन्य सभ्यताएं थी। जैसे सर ने आपको बताया भी होगा कि इस समय चीन के अंदर हुआंगो नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसे हुआंगो सभ्यता कहते हैं, है ना। इसी समय अपने मिस्र के अंदर नील नदी के किनारे एक सभ्यता हुई थी जिसे मिस्र की सभ्यता कहते हैं। इसी समय इराक और ईरान के मध्य में दजला और फरात नदियों के किनारे एक मेसोपोटामिया नाम की सभ्यता विकसित हुई थी। और इसी दौरान अपने भारत में कौन सी सभ्यता चल रही थी? सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी। और हमें हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मुहरें थी वो मुहरें वहां मेसोपोटामिया से मिलती है। और मेसोपोटामिया की जो मुहरें थी वो हमें यहाँ मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से मिलती है। कौन सी मुहरें? तो मेसोपोटामिया की। अब मेसोपोटामिया में कैसी मुहरें चलती थी? अच्छा, मेसोपोटामिया का मतलब तो समझ गए नहीं थे। ये भी एक सभ्यता जैसे अपने सिंधु घाटी सभ्यता। और ये कहाँ थी? इराक में। इराक में किन दो नदियों के किनारे? तो दजला और फरात नदियों के किनारे। इन दजला और फरात नदियों के किनारे यहाँ की जो सभ्यता थी, यहाँ के जो लोग थे, इन यहाँ पर एक मुहर चलती थी जिसे कौन सी मुहर बोलते थे? बेलनाकार मुहर। और ये जो बेलनाकार मुहर है ये आप समझ रहे हो कि बेलन के आकार की जैसी हुआ करती थी, गोल मुहर हुआ करती थी। और ये गोल मुहर का प्रयोग कब किया जाता था? तो मान लो मेसोपोटामिया से कालीबंगा के लोगों के लिए कोई सामान आ रहा तो उस पर मुहर बंधी रहती थी, है ना। जिससे ये होती है कि भाई एक तो मालू कोई छेड़छाड़ कौन करी, क्योंकि मुहर होती है मिट्टी की होती है। अब भी मालू छेड़छाड़ करिए मुहर बटू अपने आप खिंच जैसी, तो भी उठा पड़ जाए कि माल से छेड़छाड़ हुई है। अच्छा वो माल कट जानो अभी को भी बन ठा रहे तो कि वो सिंधु घाटी छोड़ना अपन माल पच भी आगू आगे आप पुगा देता है ना। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया हो भी टाइम भी। तो आपको ये पूछा जाए कि मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मुहरें कहाँ से मिली है, तो आप क्या बताओगे? कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मुहरें कहाँ से मिली है? तो कालीबंगा से मिली है। और कालीबंगा ऑप्शन में ना हो तो कौन सा स्थल करोगे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से भी हमें क्या मिला है? हाँ, बेलनाकार मुहरें मिली है। इसके अलावा यहाँ जो हड़प्पा कालीन जो सड़कें नालियां थी उनमें भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कैसी ईंटों का? नालियों में पक्की ईंटों का भी प्रयोग मिलता है। ये जब आप पढ़ोगे नगर नियोजन पढ़ा होगा आपने, सर ने बताया होगा ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नालियां थी वो कुछ इस प्रकार से थी, हैं? ऊपर ढकेड़ी रहती है नालियां, अटे ढक्कन लागेडो रहतो, ये ढक्कन ने हटाता पति खड्डा साफ कर लेता। इस तरीके की नालियां मिली। और इन नालियों में कैसी ईंटों का प्रयोग किया गया था? पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था ना।
इसके अलावा और यहाँ से क्या मिला है, तो अपने देखो कुछ क्या क्या लिख लिया, तो एक बार बताना। देखो एक तो अपन ने लिखा है इसके अंदर कि यहाँ से भवनों के निर्माण में कच्चे ईंटों के प्रमाण मिलते हैं, इसलिए इसे दीनी इनकी बस्ती कहते हैं। प्राचीनतम बाइडो खेत मिली है, जुते हुए खेत के प्रमाण, दोहरी फसल के प्रमाण जिसमें चना और सरसों थी, बेलनाकार तंदूर मिला है। यहाँ का जो ये जो सॉरी सड़क का और जो खेत तो वो भी कौन सी प्रणाली में, ग्रिड या जाल प्रणाली में जुता हुआ था। इसके अलावा यहाँ जो सड़कें मिली है वो भी ग्रिड और जाल प्रणाली में मिली है, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। इसके अलावा यहाँ से हमें भवनों के अंदर दरारें मिली है, जो कि हमें प्राचीनतम भूकंप के प्रमाणों से परिचित करवाती है। इसके अलावा देखा जाए तो हड़प्पाकालीन जो नगर थे वो 2 भागों में बटे हुए थे।